बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बिजनेस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ लेक्चर 11। आई एम प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद मोहसिन। आज भी हम कंटिन्यू करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग को ही। आज हम स्टेजेस ऑफ प्लानिंग जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी उसी को कंटिन्यू करेंगे और केस एग्जांपल देंगे हम इलेक्ट्रिक पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, लिंकेज एनालिसिस प्लानिंग का, और एक और होगी सिनेरियोज ऑन द फ्यूचर ऑफ आईएस मैनेजमेंट पे भी हम केस एग्जांपल देंगे। सो देखिए, आज जो बात कर रहे हैं दैट वुड बी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हैं 1977 जैक रैकर्ड एंड हिज कोलीग्स एट द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च CISR, Sloan School of Management at MIT, Massachusetts Institute of Technology, began developing a method for defining executive information needs. So Sloan जो है वो इसका स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है MIT का, बहुत पॉपुलर है। उसमें जो थे उन्होंने जैक रैकर्ट और उसके कोलीग्स को ये CISR में 1977 में ये मेथड्स बनाने का टास्क दिया गया जो कि एग्जीक्यूटिव की इंफॉर्मेशन नीड्स को पूरा कर सके। इट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल मैनेजर्स एंड देयर करंट इंफॉर्मेशन नीड्स। सो ये इसका फोकस जो था वो इंडिविजुअल मैनेजमेंट और मैनेजर्स पे था और उनकी जो करंट नीड्स थी उनको था वेदर फैक्चुअल और ओपिनियन इंफॉर्मेशन, चाहे वो फैक्ट्स के हवाले से था चाहे वो ओपिनियन बिल्ड करने के हवाले से था। वो जो इन्फॉर्मेशन उनको रिक्वायर्ड थी फैक्ट्स मालूम करने के लिए या ओपिनियन बिल्ड करने के लिए, उस पर इनका काम था कि वो फोकस अपने रखें। So, critical success factor method has become a popular planning approach and can be used to help companies identify information system they need to develop. So, ये एक ऐसा मेथड बन गया जो कि कंपनीज के लिए ज़रूरी हो गया कि वो अपनी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की नीड को आइडेंटिफाई इसके ज़रिए करवा लें। फॉर ईच एग्जीक्यूटिव क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आर द फ्यू की एरियाज ऑफ द जॉब वेयर थिंग्स मस्ट गो राइट for the organization to flourish. So in order to organization to flourish, to grow, हर एग्जीक्यूटिव को कुछ की ऐसे एरियाज थे जिन पे उनको पता था कि इन की एरियाज में जॉब जो है वो हर सूरत में चलती रहनी चाहिए, जॉब रुकनी नहीं चाहिए। अगर जॉब रुकेंगी तो कंपनी ग्रो नहीं करेगी, बिजनेस फ्लरिश नहीं करेगा। Executive usually have fewer than 10 of these factors that they each should monitor, और वो even less than 10 factors थे जिनको उनको monitor करना था। इसलिए CSFs are both time sensitive and time dependent, और जितने भी CSFs हैं वो न सिर्फ time sensitive होते हैं बल्कि time dependent भी होते हैं, यानी उनको time पर वो dependent इस तरीके से हैं कि वो timely चाहिए और अगर time पे नहीं मिले तो वो उनका कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो टाइम सेंसिटिव भी होते हैं। These key areas should receive constant attention from executives, yet CISR research found that most managers had not explicitly identified these crucial factors. ये जो थे की एरियाज जो थे वो हालांकि कांस्टेंट अटेंशन मांगते थे, लेकिन बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स जो हैं CSIR ने मालूम करके दिया कि जो एग्जीक्यूटिव और मैनेजर्स हैं उनको ये आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा, बिल्कुल खोल के बयान करना नहीं आ रहा कि हमें ये चीज़ चाहिए। बस वो कह रहे हैं कि कुछ मिसिंग है बट एक्सप्लिसिटली वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। सो रॉकार्ट ने जो 4 सोर्सेज फॉर दीज फैक्टर्स दिए, 1 सोर्स इज़ द इंडस्ट्री दैट द बिजनेस इज़ इन, ईच इंडस्ट्री हैज CSF रेलेवेंट टू एनी कंपनी इन इट। तो जो 4 सोर्सेज जिनसे ये फैक्टर्स CSFs निकाले जा सकते थे उनको उसने आइडेंटिफाई किया। पहली जो बात की कि उसमें सबसे पहली चीज़ जो है इंडस्ट्री है, पहली इंडस्ट्री के वो सोर्स है जिसमें ये बिज़नेस रन हो रहा है और उसके अंदर उस इंडस्ट्री के CSFs होने चाहिए।
A second source is the company itself and its situation within the industry. और जो second source है वो उस कंपनी की है जिस कंपनी का हम CSF बना रहे हैं, और ये भी देखना है कि उसकी उस इंडस्ट्री में क्या पोजीशन है. For example, actions by a few large dominant companies in an industry most likely provide one or more CSF for small companies in that industry. होता क्या है कि जैसे अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है तो जो माइक्रोसॉफ्ट अपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर रख रहा है, वो सक्सेस फैक्टर जो हैं दूसरी छोटी कंपनियों को तो उनको देखना चाहिए और उनमें से कुछ CSF अपने पास बिल्ट इन कर लेने चाहिए. अगर वो नहीं कर रहे तो वो पीछे रह जाएंगे. अगर हम मोबाइल टेक्नोलॉजी में देखें तो यूजुअली जो CSFs हैं वो आपके आईफोन बना रहा है, और उन CSFs को अगर आप ये देखें तो सैमसंग जो अनदर जाइंट है जो उसके बराबर खड़ा हो रहा है, वो भी उन्हीं CSFs को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है. फिर जब उसने शुरू में फॉलो किया उसके बाद अब शायद वो अपने भी CSF बना रहा हो, बट जाइंट्स को फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है व्हेन यू आर ओपनिंग अ न्यू कंपनी और स्मॉल कंपनी इन दैट इंडस्ट्री. Furthermore, several companies may have the same CSFs but at the same time have different priorities for these factors. अब हर कंपनी के अपने सेम CSF हो सकते हैं, लेकिन हर कंपनी ने अपनी प्रायोरिटी उन CSFs के बारे में डिफरेंट रखनी है. अगर डिफरेंट हो सकती है, नहीं हो सकती तो वही करें. So a third source of CSF is the environment such as consumer trends, the economy and political factors of the country or countries in which company operates. So तीसरी सोर्स जो है वो environment है. environment से मुराद कस्टमर भी है, ट्रेंड्स भी हैं, इकोनॉमी भी है, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं, जिस कंट्री या जिस नंबर ऑफ कंट्रीज में वो कंपनी ऑपरेट कर रही है. सो ये थर्ड रिसोर्स है. A prime example is that prior to say 1998, few chief executive would have listed leveraging the internet as CSF. Today most do. So अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो 1998 से पहले जब www नहीं आया था तो किसी की भी जो है एग्जेक्टिव चीफ एग्जेक्टिव की जो क्रिटिकल फैक्टर में इंटरनेट का यूज़ जो है वो नहीं था, लेकिन आज मोस्ट ऑफ देम डू. The fourth is the temporal organizational factor or areas of companies activity that normally do not warrant concern but are currently unacceptable and need attention. अब ये बड़ा important है कि कुछ ऐसे जो एरियाज़ हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के टाइम के ऊपर बेस करते हैं फैक्टर्स, जो अभी तो कंपनी की एक्टिविटी में कोई इतना कंसर्न नहीं पैदा कर रहे, लेकिन वो अभी जो उनकी परफॉर्मेंस है वो एक्सेप्टेबल नहीं है. हमें उसकी परफॉर्मेंस जो है वो एक्सेप्टेंस लेवल पे नहीं आ रही और वहाँ पे अटेंशन देना है. A case of far too much or far too little inventory might qualify as a CSF for a short time. So अगर कोई ऐसी इन्वेंट्री है किसी भी कंपनी में जो कि बहुत ज़्यादा है, उसकी सेल नहीं हो रही या बहुत कम है, वो एक क्रिटिकल फैक्टर बन सकता है उस कंपनी के लिए थोड़े अरसे के लिए, कि जब तक वो फार टू मच और फार टू लिटल की जो हमने थ्रेशोल्ड लगाया है उसको क्रॉस नहीं कर लेता और नॉर्मल या इनफ की कंडीशन में नहीं आ जाता, तब तक आप उसको अपना क्रिटिकल फैक्टर बना के रखें. अगर फार टू मच है तो वी नीड टू प्रायोरिटाइज द स्ट्रेटजी इन विच वी कैन सेल इट आउट बिकॉज वो स्पेस ले रहा है, और अगर फार टू लिटिल है तो हमें उसकी प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है ताकि वो इनफ कंडीशन में आ जाए. So Rockert has found two types of CSFs. One he calls monitoring or keeping abreast of ongoing operations. The second he calls building, which involves tracking the progress of program for change initiated by executive. तो उसने दो किस्म की फैक्टर्स कहे, एक मॉनिटरिंग फैक्टर कहा और दूसरा बिल्डिंग फैक्टर का.
मॉनिटरिंग में जाहिर बात है आपको डे टू डे वर्क जो नॉर्मल ऑपरेशंस हो रही हैं उनको देखने की ज़रूरत है कि कैसे हो रहा है, उनको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। जैसे लास्ट एग्जांपल दी कि फार टू मच है या फार टू लिटिल है, तो अब ये मॉनिटरिंग में आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए और उसको एड्रेस हो जाना चाहिए कि भाई ये क्रिटिकल कंडीशन में आ गया, दिस शुड बी एड्रेस्ड। और जो सेकंड है वो उसने कहा बिल्डिंग। अब ये था कि जो हमने प्रोग्राम फॉर चेंज बनाए हैं, अगर हमने इंटरनेट यूज़ किया है तो उस चेंज की करने से जो प्रोग्रेस हो रही है उसकी ट्रैकिंग करें, सो दैट कि हमें पता चलता रहे कि जो हमने चेंज लाने की कोशिश की है वो क्या पॉजिटिव इफेक्ट दे रही है कि नेगेटिव इफेक्ट दे रही है। The higher an executive is in the organization, the more building CSFs are usually on his or her list. जितना वो हायरार्की में एचिलॉन में ऊपर जाता है कोई एग्जीक्यूटिव, उसके पास उतने ही बिल्डिंग CSFs होने चाहिए, सो दैट कि वो मुसलसल चेंज को देख रहा हो। सो वो ज़रूरी होता है। One way to use a CSF method is to use current corporate objectives and goals to determine which factors are critical for accomplishing the objectives, along with 2 or 3 prime measures for each factor. Some measures use hard factual data. They are the ones most likely quickly identified. So एक तरीका जो CSF method का है, current corporate objective को हम लेके चलें, उसके goals को लेके चलें और उन गोल्स और उन ऑब्जेक्टिव्स में से देखें कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्रिटिकल हैं उस कंपनी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए, और उसके अलावा हम 2 या 3 प्राइम मेजर्स उसमें कर लें हर फैक्टर के लिए। कुछ मेजर्स जो हैं वो हार्ड और फैक्चुअल डेटा पे बेस कर रहे होते हैं, जैसे लास्ट टाइम भी बात की है अभी कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि अगर वो इन्वेंट्री ज़्यादा हो गई है या इन्वेंट्री बहुत कम हो गई है, ये हार्ड फैक्ट डेटा पे डिपेंड कर रहा है और ये सबसे इजी है आइडेंटिफाई होने के लिए। Other use software measures such as opinions, perceptions and hunches. These measure takes more analysis to uncover their appropriate sources. जो hard fact पे नहीं होते वो software measures हम उनको कहते हैं। वो जो जैसे किसी का ओपिनियन है, किसी ने परसीव कर लिया है कोई आइडिया, वो उस पे चल रहा है, या किसी को कोई इनसाइट फीलिंग हो रही है कि यार ये ठीक नहीं लग रहा है, यार कुछ प्रॉब्लम है या कोई मसला है, या यार इस पे काम हम लोग नहीं कर रहे, इसमें मुझे लग रहा है कि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। तो ये ऐसी चीज़ों को हम हंचेस कहते हैं। अब ये जो मेजर्स होते हैं इसमें यानी कुछ एनालिसिस करना होता है। अगर हम जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे तो हम अप्रोप्रिएट सोर्स पे नहीं जा सकेंगे कि हम उस सोर्स पे पहुँच जा सकें ताकि हम उसको फैक्टर बना सकें। CSFs वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम टाइम पीरियड टू टाइम पीरियड and from executive to executive. So अब CSF जाहिर बात है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा, टाइम पीरियड टू टाइम पीरियड वेरी करेगा और एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव वेरी करेगा। IS plans can then be developed based on these CSF. जब आपके पास CSFs आ जाएं तब आप अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्लान अपना डेवलप करें बेस्ड उन फैक्टर्स के ऊपर, ताकि आप उनको एड्रेस सबसे पहले कर सकें अपने प्लान में। दूसरा है कॉम्पिटिटिव फोर्सेस मॉडल। सो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस मॉडल CFM जो है द मोस्ट वाइडली कोटेड फ्रेमवर्क फॉर थिंकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ IT इज द कॉम्पिटिटिव फोर्सेस मॉडल proposed by Michael Porter of the Harvard Business School in his book Competitive Strategy. Porter believes companies must contend with 5 competitive forces as shown in the figure. So ये जो फ्रेमवर्क था ये बहुत ज़्यादा कोट किया जाता है जो भी फ्रेमवर्क अपने बना रहे होते हैं या प्लान्स बना रहे होते हैं, और ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के माइकल पॉर्टर ने सजेस्ट किया था। ऑब्वियसली MIT और हार्वर्ड की आपस में
इस मामले में चलते भी है। और हार्वर्ड क्योंकि बिजनेस स्कूल के लिए ज़्यादा पॉपुलर है, तो वहाँ से जो चीज़ निकलती है वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। और पॉटर ने जो दिया, उसने कहा कि कंपनीज को ये जो 5 कंपेटिटिव फोर्सेस हैं, इन पर ज़रूर कंटेंट होना चाहिए कि इन पर तो उनकी तवज्जो लाजमी होनी चाहिए। कौन कौन से हैं? उसने कहा कि सप्लायर्स को देखना है तो उनकी बार्गेनिंग पावर्स ऑफ सप्लायर्स को देखना है, पोटेंशियल एंट्रेंट्स को देखना है तो ये देखना है कि उनकी थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या है, बायर्स देखना है तो वो भी बार्गेनिंग करते हैं, उनकी भी पावर्स को देखना है, सब्स्टिट्यूट्स देखना है तो हमें ये थ्रेट देखनी है कि जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आ रही हैं वो क्या थ्रेट आ रही हैं, और फिर इंडस्ट्री का जो आपस में कंपटीशन है या राइवलरी है उस पे भी हमारी नज़र रखनी है। जब ये हम 5 चीज़ों पे नज़र रखेंगे तो हम अपना अच्छा प्लान, अपनी अच्छा फ्रेमवर्क, अपनी अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकेंगे। सोर्स माइकल ई पॉटर की द 5 कंपैटिटिव फोर्सेस दैट शेप स्ट्रैटेजी, इससे हमने ये लिया है। तो ये क्या क्या हैं? 1 फोर्स इज द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इनटू वंस इंडस्ट्री। जो सबसे बड़ी थ्रेट है वो वही है कि नए एंट्रेंट्स, जैसे मैंने मिसाल दी थी जब हम माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल देख रहे थे और उसके स्ट्रेटेजिक उसको भी देख रहे थे, तो जो कुछ बिल गेट ने कहा वही उसके स्ट्रेटेजिक प्लानर ने और नेक्स्ट जो चेयरमैन उसने भी कहा कि उनकी थ्रेट आपको ज़्यादा है जिनका आपको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, जो गैरेज में काम कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस द इंटरनेट हैज़ ओपनड अप अ न्यू चैनल ऑफ मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विच इन टर्न हैज़ अलाउड ऑल काइंड्स ऑफ अनएक्सपेक्टेड न्यू एलिमेंट्स दैट इनटू न्यूमरस मार्केट्स। सो इंटरनेट ने जो है वो नए चैनल खोल दिए हैं, नए मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के तरीक़ेकार अपना लिए हैं। सो अब हमें यही नहीं पता कि कौन नया एंट्रेंट होगा, कौन उस मार्केट में आ जाएगा। जब ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में आए तो ईबे वगैरह जो थे वो लीडिंग रोल ले गए, लेकिन फिर गूगल की आई और फिर याहू की आई, याहू के बाद बाकी लोग आते चले गए और अब OLX और कामयाब के नाम से आ रहे हैं और वो धड़ाधड़ नए एंट्रेंट्स, नए बिजनेस बगैर ऑफिस के खुल रहे हैं। और फिर हमने सैबरे की भी दी कि ट्रैवल वेबसाइट्स फॉर एग्जांपल आर थ्रेट्स टू ट्रैवल एजेंसीज। अब जो ट्रैवल वेबसाइट्स आ गई हैं उन्होंने ट्रैवल एजेंसीज को बहुत थ्रेट दे दी है। द ओनली थिंग विच ट्रैवल वेबसाइट्स आर नॉट एबल टू डू कि अगर उनको आपने टिकट्स वगैरह में चेंज करना है तो कुछ ऐसी साइट्स हैं जो फिर आपको ट्रेस नहीं देती, ट्रैक नहीं देती, वहाँ पे ट्रैवल एजेंट आ जाता है, इसलिए हम बाज़ दफ़ा ट्रैवल एजेंट की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगर साइट्स इस तरफ तवज्जो दे दें कि वो चेंज ऑफ स्केड्यूल या कैंसलेशन और उसको भी टैकल कर लें, हैंडल कर लें लाइक अ ट्रैवल एजेंट, तो फिर ट्रैवल एजेंसीज तो बिल्कुल ही शायद ख़त्म हो जाए। द सेकेंड फोर्स इज़ द बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बायर सीक्स लोअर प्राइसेस एंड बार्गन फॉर हायर क्वालिटी। अब जो बार्गेनिंग पावर है किसी भी बायर की वो बहुत बढ़ गई है। वो चाहता है कि लोएस्ट से लोएस्ट प्राइस से बेहतरीन चीज़ आ जाए। वो जो हमारे यहाँ लतीफ़ा है कि वो बंदा, एक खातून जो है वो कम करवाती नहीं, उन्होंने इवेंचुअली बहुत कम जब प्राइसेस करा ली तो दुकानदार ने तंग आके कहा कि मैं आपको बेगम साहिबा फ्री में दे देता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर 1 नहीं 2 लूँगी। सो बार्गेनिंग पावर है, फ्री में मिल रहा है तो फिर 2 क्यों नहीं। वेब बेस्ड ऑक्शन साइट्स जो हैं, शॉपिंग बॉट्स जो हैं, इंटेलिजेंट एजेंट्स जो हैं, ये सारे जो हैं गिविंग बायर्स मोर शॉपिंग ऑप्शंस एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट पोटेंशियल सप्लायर, दस इंक्रीजिंग देयर बार्गेनिंग पावर। सो ये जितने भी वेब बेस्ड ऑक्शन साइट्स आ गई हैं, मैंने कहा कुछ ईबे वगैरह से जो आई थी, और शॉपिंग बॉट्स आपकी सर्चेस को जो मॉनिटर कर रहे हैं, और इंटेलिजेंट एजेंट्स जो वेब पे देख रहे हैं कि क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं, वो आपको
दड़ फिर जब भी आप किसी भी साइट पे जाते हैं जहाँ पे वो आ सकती हैं उनकी एड्स, वो दड़ वो ऐड आना शुरू हो जाती हैं, आपको ईमेल्स भी आना शुरू हो जाती हैं और आपके पास बेनतहा ऑप्शंस हो जाती हैं, जिससे आपकी बार्गेनिंग पावर और बढ़ रही है। इनफैक्ट मच ऑफ द पावर ऑफ द इंटरनेट हैज़ टू डू विद दिस फोर्स। सो जितनी भी इंटरनेट की पावर है वो सारी इस बार्गेनिंग पावर में आ गई है। The third force is the bargaining power of suppliers. अब suppliers के पास भी bargaining power है. For example, the internet enables small companies to compete against large ones in uncovering requests for bids and bidding on them, leveling the playing field. So उन्होंने जो बड़ी कंपनियों की जो छोटी कंपनियां हैं उन्होंने प्लेइंग फील्ड को लेवल कर दिया। वो जो हाइप क्रिएट हुई थी बड़ी कंपनीज की, जायंट्स की, वो बिल्कुल फ्लैट हो गई है और उसकी वजह से वो जो छोटी छोटी कंपनीज हैं वो भी बिड कर रही हैं अब अपने तौर पर मार्केट में आने के लिए। द फोर्थ फोर्स इज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो जो फोर्थ फोर्स है वो ऑब्वियसली जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आ रही हैं, द इंटरनेट प्रोवाइड्स अ मिरियड ऑफ examples here. So internet पे तो you have got thousands and millions and even going to billions of options you can have. So email is a substitute for paper mail. Music downloads are substitute for CDs. Book and music websites are substitute for book and music stores. And you go on and on and on. अभी हमने travel agencies की भी बात की कि travel websites would be the substitute of travel agencies pretty soon, अगर वो सिर्फ इस थोड़े से एक ऑप्शन पे आ जाएं। The fifth force is the intensity of rivalry among competitors. So competitors में जितनी competition बढ़ गई है और वो जितने ज़्यादा आपस में rivalry हो गई है वो भी fifth force बन गई है। IT based alliances can change rivalries by, for instance, extending them into value chain versus value chain competition rather than just company versus company competition. So जो IT based alliances हो चुके हैं, जो हमने पहले भी बात की कि जो फूड इंडस्ट्रीज थी वो आपस में मिलके एक दूसरे से compete करने के बजाय एक के साथ भी शामिल होना पड़ा उनको, क्योंकि अब वो वैल्यू चेन वर्सेस वैल्यू चेन की बात है कि जो जहाँ से आ रहा है वो वहाँ पे उसको प्रोवाइड कर रहा है। पहले तो ये कंपनी के आपने एप्पल का लेना है कि आपने सैमसंग का मोबाइल लेना है, अब ज़रा कंपटीशन आगे बढ़ गया है, अब वैल्यू चेन देख रहे हैं कि उसमें क्या है, इसकी वैल्यू चेन में क्या है। सो इस तरफ हम थोड़ा सा जा रहे हैं। पॉर्टर 3 स्ट्रेटजीज कंपेटिटिव फोर्सेस। पॉर्टर ने जो है 3 स्ट्रेटजीज फॉर डीलिंग विद दीज कंपेटिटिव फोर्सेस दी। फर्स्ट इज टू डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। पहली ये उसने कहा कि आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को आप डिफरेंशिएट कर दें, कौन सी प्रोडक्ट कौन सी है, कौन सी किसके साथ मैच हो रही है, क्या है, इसी तरह कौन सी सर्विसेज आपस में compete कर रही हैं, तो उनका डिफरेंशिएशन बहुत ज़रूरी है। बाय मेकिंग देम डिफरेंट दैट इज़ बेटर इन द आइज ऑफ कस्टमर्स। तो उनको किस तरह से बेहतर करना है कि उनको कस्टमर के लिए बहुत अच्छा खूबसूरत बनाना है। फर्म्स मे बी एबल टू चार्ज हायर प्राइसेस और परहैप्स डिटर कस्टमर फ्रॉम मूविंग टू अनदर प्रोडक्ट, lower the bargaining power of buyers and so on. So firms को क्या करना पड़ेगा, customers को से वो higher prices मांग के उनको भगा सकती हैं और इसी तरह किसी और प्रोडक्ट की तरफ जाके भी उनको भगा सकती हैं जो कि लोअर कर रहा है बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर की। बायर को तो बार्गेनिंग पावर हायर चाहिए। इट इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट पॉपुलर ऑफ हिज 3 स्ट्रेटजीज। सो ये जो थी कि डिफरेंशिएट करें प्रोडक्ट्स में और सर्विसेज में, ये उसका सबसे मोस्ट पॉपुलर था अमंग द 3 स्ट्रेटजीज। Porter's second strategy is to be the lowest cost producer. He warns that simply being one of the lowest cost producer is not enough. Not being the lowest causes a company to be stuck in the middle with no real competitive advantage. एक तरफ उसने ये कहा कि दूसरी जो थी वो लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर थी, पीछे उसने कहा कि भाई आप अगर आप उसकी आंख में
अच्छा कर सकते हैं प्रोडक्ट को, तो फिर वो कॉस्ट को नहीं देखेगा। लेकिन अगर आपने खाली उसको अच्छा भी नहीं किया और दूसरी प्रोडक्ट से कंपटीशन में डिफरेंशिएट नहीं किया और फिर भी प्राइस बढ़ाई, तो वो आपको भगा देगा। और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहा है कि अगर खाली यानी आपको जाहिर बात है लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर रहना है, लेकिन खाली अगर आप लोएस्ट कॉस्ट या लो कॉस्ट प्रोड्यूसर रहे तो ये सिर्फ इनफ नहीं है, क्योंकि लो कॉस्ट तो आपको करनी ही करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि आप मिडल में नहीं रहना, स्टक करना चाहते। बट खाली लो के साथ नहीं होगा। जो पहली स्ट्रेटेजी है, इसीलिए उसकी पहली स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी प्रोडक्ट को इतना डिफरेंशिएट करे कि यू जस्ट हैव टू बाय दैट प्रोडक्ट। नाउ यू आर लुकिंग कि किस जगह पे वो प्रोडक्ट सस्ती मिल रही है। वंस यू डिसाइड कि आपने i6 लेना है, तो i6 की क्योंकि वैल्यू एडिशंस आपको पता चल गई, आपको पूरा उसकी सारी बातें पता चल गई कि यार दिस इज द बेस्ट। नाउ व्हाट यू आर डूइंग कि आप ज़रूरी नहीं है कि एप्पल के स्टोर से ही i6 खरीदें। नाउ यू आर गोइंग इनटू साइट्स एंड सीइंग कि कहाँ पे ये सस्ता आपको मिल रहा है और फिर आप उस तरफ जा रहे हैं। सो आपको लो कॉस्ट तो होना है, बट आपको प्रोडक्ट को भी बेहतर करना है। थर्ड स्ट्रेटेजी इज टू फाइंड अ नीश such as focusing on a segment of product line or geographical market। अब आपकी अपनी एक क्वालिटी होनी चाहिए, एक ब्रांडिंग है या आपकी एक ऐसी चीज है कि यू आर ओनली गोइंग फॉर दैट। सो वो आपकी, देखिए इसको मैं इस तरीके से भी समझा सकता हूं कि जैसे गूगल है, गूगल इज अ सर्च इंजन एंड नाउ नोबडी सेज कि आप जाके सर्च करो, वो कहते हैं गूगल कर लो। अब ये एक नीश बन गई है, उसने क्या किया कि सर्च को रिप्लेस कर दिया गूगल से। अब चाहे आप किसी भी कंपनी या किसी भी वेबसाइट या किसी भी सर्च इंजन से सर्च कर रहे हो, ज़हन में आपके यही रहता है कि गूगल कर रहे हैं। सो दैट इज द वे टू गो अहेड कि आप अपनी एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं कि आपकी नीश हो, आपका वो ब्रांड बन जाए, आपका नाम बन जाए, वो फिर आपको बहुत आगे ले जाता है। Companies that use this strategy can often serve their target market effectively and efficiently, at times being the low-cost producer and having a highly differentiated product as well. So, जो कंपनीज ये कह देती हैं, जैसे कि एक नीश जो सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी ख़ासतौर पे वेबसाइट पे अगर आप कंपनीज खोल लें, लेकिन फिजिकल कंपनी में भी कि आपको ये भी पता हो कि यार यहाँ पे प्रोडक्ट भी सबसे अच्छी मिलती है लेकिन मिलती भी सस्ती है, तो ये एक आपको एक एडवांटेज है कि यार ये यहाँ पे चीज़ मिलेगी और सस्ती भी मिलेगी। दैट इज़ वन नीश कि भाई ठीक है, यू गो एंड फाइंड दैट थिंग। जिस तरह आजकल OLX अपने आप को ब्रांड कर रहा है कि बेच दे, तो वो उन्होंने एक अपने आप को ब्रांड कर रहे हैं कि आप अपनी पुरानी चीज़ों को वहाँ बेच के और दूसरी नई चीज़ या बिल्कुल नई ब्रांड की चीज़ ले सकते हैं या उससे थोड़ी सी बेहतर क्वालिटी की कोई और वही चीज़ ले सकते हैं। सो ये एक तरह से वो अपनी नीश क्रिएट कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जो ऑनलाइन सेलिंग और बाइंग का जो पूरा एक सिनेरियो है, एक पूरी इन्वायरमेंट है, वो बिल्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी में चेंज आ रहे हो। OLX पे अब बच्चा भी अपनी चीज़ OLX पे डाल के और बेचने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज काइंड ऑफ ए नीश दैट OLX हैज क्रिएटेड हियर। 5 forces analysis of the internet। अब internet tends to dampen the profitability of industries and reduce firms' ability to create sustainable operational advantages, argues Michael Porter, because it has a leveling effect on business practices। अब उसने ये कहा कि जो इंटरनेट है वो जो है ना, प्रॉफिटेबिलिटी जो इंडस्ट्रीज की थी, ख़ास तौर पे वो जो जिनकी मोनोपोली बन गई थी, वो उनको उसने लेवल कर दिया है और वो उसको ख़त्म कर दिया है। और उसकी वजह से किसी भी फर्म को जो सस्टेनेबल ऑपरेशनल एडवांटेज नहीं मिल रहा। He reaches this sobering conclusion by looking at the effect the internet can have on industry profitability using his 5 forces framework। ये इस कंक्लूजन पे वो इस तरह से पहुंचा कि उसने कंपनीज के जो है इफेक्ट देखे कि इंटरनेट ने उन 5
फोर्सेस फ्रेमवर्क में क्या इफेक्ट किए। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स इंक्रीजेस, the internet opens up new channels for companies to deal directly with the customers rather than through intermediaries। अब इंटरनेट ने क्या किया कि कस्टमर और कंपनीज के दरमियान जो बीच के ब्रोकर्स थे, जो बीच के आर्थिक थे, उनका काम ख़त्म कर दिया और अब डायरेक्ट डीलिंग हो गई। The internet can decrease the bargaining power of the other channels and their intermediaries, thereby potentially increasing profitability। अब जब इंटरनेट आया तो उसने क्या किया कि जो इंटरमीडिएटरीज थे, जो ब्रोकर्स थे, जो आपके एजेंट्स थे, वो उनको उन्होंने बीच में से हटा दिया और उसकी वजह से उनकी सारी जो बार्गेनिंग पावर थी वो ख़त्म कर दी। और जाहिर बात है कि जब वो ख़त्म हो गई और कस्टमर और कंपनी के दरमियान डायरेक्ट हो गई तो कंपनी की भी प्रॉफिटेबिलिटी, वो जो उन ब्रोकर्स को देते थे वो प्रॉफिट उनका बचने लग गया और वो कट उनका प्रॉफिट में आ गया। Bargaining power of buyer increases, the internet gives buyer more information both about competitors and products, strengthening their bargaining power and lowering industry profitability। अब जो इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी उसने किस तरीके से कर दी इंटरनेट ने कि जब वो डायरेक्टली खरीद रहा है तो इंटरमीडियरी जो अपना प्रॉफिट रख रहा था वो एक तरह से ख़त्म होने की वजह से जो इंडस्ट्री बाज़ इंटरमीडियरी को या बाज़ डायरेक्ट कस्टमर्स को बहुत हाई चार्ज कर रही थी। अब जब इतनी सारी प्राइसेस अवेलेबल हो गई तो जैसे बात किया कि आईफोन 6 अगर आपने लेना है i6 तो अब आपको पता है कि एप्पल से लेंगे तो यार महंगा मिलेगा, लेकिन अगर मैं XYZ किसी स्टोर पे चला जाता हूँ तो वहाँ पे वो सस्ता मिल रहा है और आप वहाँ से जाके ले रहे हैं। अब कंपनी को वो प्रोडक्ट या ऑनलाइन जो है फलां जगह से बड़ा अच्छा मिल रहा है, सो आप ऑनलाइन ले रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। तो अब वो जो ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है वो कंपनी की साइट से नहीं हो रही बल्कि कहीं और से हो रही है। The internet can also decrease switching cost, the cost a buyer pays to switch from buying from one firm to buying from someone else। अब जब इंटरनेट जो था वो स्विचिंग कॉस्ट भी कम कर देता है कि अगर बायर को एक चीज़ एक जगह से ख़रीदनी है और फिर जब वो दूसरी फर्म पे स्विच कर रहा है तो वहाँ के लिए उसको और बहुत सारी ऑप्शंस को लेके चलना पड़ रहा है, सो वो भी ख़त्म हो जाता है। अब स्विच करना बहुत ही आसान हो गया है। आपको आईफोन नहीं पसंद आ रहा, आप सैमसंग ले लें, अब स्विचिंग आसान है। This also increases buyer bargaining power. In total, the increase in buyer bargaining power decreases industry profitability। So इसने सारी चीज़ों ने बायर की बार्गेनिंग पावर को बढ़ा दिया है और इसलिए इन टोटल द इंक्रीजिंग इन बायर बार्गेनिंग पावर डिक्रीजेस इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी कि अगर वो स्विच कर सकता है तो जाहिर बात है आईफोन अगर लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिए और सैमसंग की तरफ जाने लग गए या सैमसंग छोड़ने लग गए शुरू कर दिए और आईफोन की तरफ जाने लग गए तो इवेंचुअली जो है सैमसंग या आईफोन की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर इफेक्ट आएगा। Barriers to entry decrease due to the internet's new channel to buyers. Industry may not be so reliant on building up sales forces to sell their goods, making it easier for others to enter the industry because they can compete without having these high fixed costs। So अब क्या हुआ, इंटरनेट ने जो है वो नए चैनल्स खोल दिए हैं, नई वेबसाइट्स आ गई हैं, आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, आपको सेल्स ऑफिस खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम जा रहे हैं तो हर सेक्टर में या हर छोटी लोकेलिटी में अगर आपको ऑफिस खोलना पड़ जाएगा तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है, वो उसने कम कर दिए। Furthermore, location need not be as much of a limiting factor। अब लोकेशन लिमिटिंग फैक्टर नहीं बन गई। स्मॉल कंपनीज कैन सेल टू द वर्ल्ड वाया अ वेबसाइट। अब कोई भी स्मॉल कंपनी वाया वेबसाइट जो है वो सेल कर सकती है। अभी आजकल जो पाकिस्तान में एड कामयूब का आ रहा है कि भाई कोई ऑफिस नहीं है, बस अपना लैपटॉप लिया और अपना ऑफिस खोला और आपने सेलिंग शुरू कर दी दुनिया भर में। और network effect occurs when the value of a product or service increases as the number of users increases। eBay illustrates this effect। So जो नेटवर्क इफेक्ट होता है वो कुछ कभी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट जो है या सर्विस को इंक्रीज कर देता है जैसे जैसे यूज़र इंक्रीज करते हैं। और ईबे जो इनिशियल
बाइंग और सेलिंग वेबसाइट थी, उसने ये इस इफेक्ट को इलस्ट्रेट किया है। द मोर बायर्स द मोर ईबे इज़ डिज़ायरेबल मार्केट प्लेस फॉर सेलर। जितने ज़्यादा बायर होंगे ईबे उतनी ही डिज़ायरेबल मार्केट प्लेस हो जाएगी सेलर के लिए। एंड द मोर सेलर द मोर ईबे अट्रैक्ट्स बायर। और इसी तरह जब ज़्यादा सेलर होंगे तो इसी तरह ईबे ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स लाएगी। द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स इंक्रीजेस। किस तरह? द इंटरनेट कैन मेक इट easier for a company to purchase goods and services which reduces the bargaining power of suppliers. जो इंटरनेट का यूज़ है वो कंपनी के लिए गुड्स और परचेज और सर्विसेज परचेज करने के लिए ईजी हो गया है। अब वो किसी सप्लायर पे डिपेंडेंट नहीं है। दिस ट्रेंड वुड सीम टू इंक्रीज इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी। अब इस ट्रेंड से इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, इसलिए कि वो किसी एक वेंडर पे रिलायबल नहीं है, एक सप्लायर पे रिलायबल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सो उनके पास वर्ल्ड है, वो कहीं से भी चीज़ कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम सप्लायर्स कैन मोर इजीली एक्सपेंड देयर मार्केट, फाइंडिंग न्यू कस्टमर्स, देयर बाय इंक्रीजिंग सप्लायर बार्गेनिंग पावर। लेकिन उसी तरह से ये सप्लायर के लिए भी फ़ायदेमंद है कि वो अपने बड़े जो कस्टमर्स हैं वो दुनिया में ढूंढ लें और वो अपने प्रॉफिट या बार्गेनिंग पावर को बढ़ा लें। लोअर बैरियर्स टू एंट्री ऑल्सो इरोड द फॉर्मर एडवांटेज ऑफ अ कंपनी ओवर इट्स सप्लायर्स। अब लोअर बैरियर ऑफ एंट्री ने भी जो पहले एडवांटेज होता था कंपनी का सप्लायर के ऊपर, उसको ख़त्म कर दिया है, क्योंकि वो कहीं पे भी सप्लायर भी कहीं जा सकता है, कंपनी भी कहीं पे जा सकती है, ऑप्शन दोनों के लिए हो गई है। Electronic exchanges which expand marketplaces can benefit both buyers and suppliers. However, they can reduce the leverage of former intermediaries between suppliers and end users. अब इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस ने जो है वो मार्केट प्लेसेस को एक्सपेंड कर दिया है और ये जाहिर बात है बोथ सप्लायर्स और बायर के लिए फ़ायदेमंद हो गया है। लेकिन ये इसने जो है उनके लिए इंटरमीडियरीज के लिए जो है वो उनके लिए जगह कम कर दी है, क्योंकि उनका रोल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। दिस डिक्रीज गिव्स कंपनीज न्यू कंपेटिटर्स देयर फॉर्मर सप्लायर विच कैन रिड्यूस इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी। अब इस चीज़ ने जो है इंडस्ट्री में या कंपनी में नए कंपेटिटर्स ला दिए हैं, क्योंकि जो उनके पुराने सप्लायर्स थे वो भी अब कंपेटिटर बन गए हैं। और वो जाहिर बात है ये जब ज़्यादा सप्लायर्स और कंपेटिटर्स आ जाते हैं सो प्रॉफिटेबिलिटी उनको अपनी इंडस्ट्री को कम करनी पड़ती है, इसलिए कि कंपटीशन सख्त होता है। Threat of substitute products and services increases. An industry can increase its efficiency by using the internet, thereby expanding its market and improving its position over substitute. अब कंपनीज को क्या करना पड़ता है, वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उनको इंटरनेट यूज़ करना होता है ताकि वो अपनी मार्केट को एक्सपेंड कर सकें और अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर सकें जो उनके सब्स्टिट्यूट्स हैं या उनके कंपेटिटर्स हैं। फॉर एग्जांपल, ऑनलाइन ऑक्शन कैन डिक्रीज द पावर ऑफ क्लासिफाइड एड्स एंड फिजिकल मार्केट प्लेसेस बिकॉज द ऑनलाइन ऑक्शंस मे बी मोर कन्वीनियंट टू बायर्स। अब जो ऑनलाइन ऑक्शंस हैं उन्होंने जो है बायर्स को ईजी एक्सेस दे दिया। ये नहीं है कि वो जाके क्लासिफाइड एड्स देखें या उस जहां ऑक्शन की जगह पे जाएं और वहां पे बैठ के बिड करें, बल्कि वो जहां पे हैं, जिस हालत में हैं, जहां चाहिए जब चाहिए की बुनियाद पर वो ऑनलाइन बिडिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन एक्सचेंजेस स्पेशली दोज विद मेनी बायर्स एंड सेलर्स कैन दस डिस्करेज सब्स्टिट्यूट। जब ऑनलाइन एक्सचेंजेस बिटवीन बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स के दरमियान हो सकते हैं तो नए जो होते हैं, जो सब्स्टिट्यूट्स आ रहे होते हैं, वो थोड़ा सा डिस्करेज हो रहे होते हैं। यार अब इतनी बड़ी मार्केट प्लेस, इतनी उसमें टफ कंपटीशन में क्या हम सर्वाइव कर सकेंगे या नहीं। सो ये भी एक तरीका है। Rivalry among competitors intensifies. Proprietary offerings are more difficult to sustain in the internet's open system environment. States porter because products and services are easier to duplicate. अब वो जो proprietary तरीक़ेकार था चीज़ों को करने का, वो उसका सस्टेनेबिलिटी
इफेक्ट जो है वो बहुत कम बल्कि ऑलमोस्ट ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि इंटरनेट में तो सब कुछ ओपन है। और कोई भी किसी भी प्रोडक्ट को बड़े आराम से डुप्लीकेट कर सकता है, इसलिए अब ये बड़ा मुश्किल हो गया है कि हम अपना प्रोप्राइटरी आइटम जो है रख के उसको बेचें। द इंटरनेट कैन चेंज द कॉस्ट स्ट्रक्चर एम्फसाइजिंग फिक्स्ड कॉस्ट, और इंटरनेट जो है वो कॉस्ट स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकता है और वो एक तरह से फिक्स कॉस्ट पे ले आता है। वेबसाइट रादर देन कॉल सेंटर्स फॉर एग्जांपल, अब जो कॉल सेंटर्स को ख़त्म करके उसने वेबसाइट्स की तरफ आ गया है कि जो भी हेल्प है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है। एंड रिड्यूसिंग वेरिएबल कॉस्ट सर्विंग वन मोर कस्टमर कैन बी मच लेस एक्सपेंसिव वाया वेबसाइट रादर देन अ कॉल सेंटर। सो अगर हमने वेरिएबल कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करेंगे कि वंस अगेन कॉल सेंटर में सारी कॉल्स को एक जगह पे डायरेक्ट होना पड़ता है, बहुत सारे टेलीफोनी के चीज़ें आ जाती हैं उसमें और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर की आ जाती है, फिर आपको फिज़िकली बंदों को करना होता है। लेकिन अगर आपने वेबसाइट पे ही ये सारी फैसिलिटीज़ दे दी हैं और कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है, ब्लॉग्स बना दिए हैं, कोई टेक्निकल सपोर्ट भी है, कोई गुरु भी बैठा हुआ है जो सॉल्व कर रहा है, तो आप बहुत सारी कॉस्ट जो हैं वो भी वेरिएबल कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकते हैं। वैल्यू चेन एनालिसिस में क्या है? वैल्यू चेन एनालिसिस जो है वो 5 प्राइमरी एक्टिविटीज दैट फॉर्म द सीक्वेंस ऑफ द वैल्यू चेन: इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, रिसीविंग एंड हैंडलिंग इनपुट्स, operations, converting inputs to the product service, outbound logistic, collect, store and distribute the product service to buyers, marketing and sales, the means incentives for buyers to buy the product services, service enhancement, maintenance of the value of the product services. इसकी डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा कि वो जो मैं एक जुमला कहता हूँ, आई एम टेलिंग दिस, आप लोग माशाल्लाह इस फील्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, सो यू नो व्हाट आर वैल्यू चेन इज़ ऑल अबाउट। और हम यहाँ पे सिर्फ एनालिसिस की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको, उनके सीक्वेंस को देख रहे हैं। 4 supporting activities that underline the entire value chain: organizational infrastructure, human resource management, technology development और procurement. So virtual value chains क्या चीज़ हैं? Market spaces where information substitute for physical can also use Porter's value chain analysis. So ये value chain है। सपोर्ट एक्टिविटीज़ में आपको पता है प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। और जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं उसमें इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशंस, आउटपुट लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स सर्विसेज आ जाते हैं और एंड में आ जाता है मार्जिन। ये पोर्टर ने कंपैरेटिव एडवांटेज के लिए दिया था। अब अगर हम वर्चुअल वैल्यू चेन को एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर की केस एग्जांपल के तहत देखें तो देखें क्या होता है। द रेंटल कार सब्सिडरी टर्न टू ऑक्शनिंग ऑफ क्लीन यूज कार्स टू डीलर टू सेल वाया मार्केट प्लेस। अब एक रेंटल कार ने सोचा कि वो अपनी जो क्लीन यूज कार्स हैं उनको वो ऑक्शन करें, क्योंकि रेंटल कंपनी को की प्रॉब्लम ये होती है कि उसको नई से नई गाड़ियाँ अपने पास रखनी होती हैं, नई इन अ सेंस के जो करंटली आई हुई होती हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा कस्टमर की डिमांड ये होती है कि वो पुराने मॉडल की गाड़ी में एटलीस्ट रेंट नहीं करना चाहता। सो वो जब उसको सेल करने पड़ी तो उसने मार्केट स्पेस में जाके करी। डीलर कैन व्यू द कार्स एंड देयर स्टेट्स to be auctioned from a screen in their dealership and then place bids during the online auction held once or twice a month. अब वो जो ऑनलाइन ऑक्शन था वो हफ्ते में, महीने में 1 या 2 दफ़ा होता था और डीलर कैन व्यू दिस और वो उस ऑक्शन में बिड कर सकते थे। द ऑक्शन सेव्स देम टाइम एंड एफर्ट एंड द कार्स आर गारंटीड। और जो ऑक्शन इस तरीके से ऑनलाइन हो रहा था वो उनको टाइम और एफर्ट यानी जाने की ज़रूरत नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं है, उसको बचा रहा था और कार्स की गारंटी जाहिर बात है वो रेंटल कार वाला ले रहा था। ई बिजनेस वैल्यू मैट्रिक्स अगर हम देखें, सो ई बिजनेस वैल्यू मैट्रिक्स क्या है? इट कैन बी डिफिकल्ट फॉर एग्जीक्यूटिव्स टू प्रायोरिटाइज प्रोजेक्ट्स, देयरफॉर अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अप्रोच इज वैल्यूएबल। हमने इस पर पहले भी बात की है कि पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ता है। टूल यूज्ड बाय सिस्को टू इंश्योर दे आर डेवलपिंग अ वेल राउंडेड पोर्टफोलियो ऑफ आईटी
प्रोजेक्ट्स। तो सिस्को ने टूल बनाए थे जो कि अपने आईटी प्रोजेक्ट्स की पोर्टफोलियो बना रहा था। एवरी आईटी प्रोजेक्ट इज मेंट टू बी प्लेस्ड इनटू वन ऑफ 4 कैटेगरीज टू असेस इट्स वैल्यू टू द कंपनी। सो क्या किया उन्होंने कि हर आईटी प्रोजेक्ट को 4 कैटेगरीज में, जितने भी आईटी प्रोजेक्ट्स थे उनकी 4 मेजर कैटेगरीज बना दी और उनको कहा गया कि वो इन 4 मेजर कैटेगरीज में से अपने आप को प्लेस करें। पहली क्या थी? न्यू फंडामेंटल्स, लो प्रोवाइड अ फंडामेंटली न्यू वे ऑफ वर्किंग इन एन ओवरहेड एरियाज नॉट बिजनेस क्रिटिकल एरियाज। तो पहले न्यू फंडामेंटल एरिया थी जहां पे हमने कहा कि प्रोवाइड अ फंडामेंटली न्यू वे ऑफ वर्किंग ऑन इन ओवरहेड एरियाज। तो जहाँ पे ओवरहेड्स आ रहे थे वहाँ पे आपने सही नए तरीके से काम करना है। ये बिजनेस क्रिटिकल एरियाज नहीं थे, इसीलिए उनकी प्रायोरिटी को थोड़ा सा लो भी रखा। ऑपरेशनल एक्सेलेंस, हाई इन क्रिटिकली टू बिजनेस, लो इन न्यूनेस ऑफ आइडिया। सो ये हाई इन क्रिटिकल उसमें थे और न्यू इन बिजनेस आइडिया थे। न्यू फंडामेंटल्स जो लो इन क्रिटिकलिटी थे और लो ही इन बिजनेस न्यूनेस में भी थे। ऑपरेशनल एक्सेलेंस एटलीस्ट हाई इन क्रिटिकल एरियाज में हाई थे। मीडियम रिस्क बिकॉज दे मे इन्वॉल्व री इंजीनियरिंग वर्क प्रोसेस। अब ये इसमें री इंजीनियरिंग इन्वॉल्व हो जाती थी क्योंकि आप बहरहाल चाह रहे थे कि क्रिटिकल एरिया में कुछ नई चीज़ें लाएं, तो फिर वो इसलिए थोड़ा सा रिस्क तो आ जाता है। रैशनल एक्सपेरिमेंट जो है वो लो इन क्रिटिकली टू बिजनेस, हाई इन न्यूनेस ऑफ आइडिया। यहाँ पे हम नए टेक्नोलॉजीज और आइडियाज़ को टेस्ट करते हैं लेकिन ऐसी जगह पे जो बिजनेस के लिए क्रिटिकल ना हो। सो थोड़ा सा पोटेंशियल ये भी मीडियम रिस्क में होता है, हाई रिस्क में नहीं होता। लेकिन जो हाई होता है बहुत क्रिटिकल फॉर बिजनेस एंड न्यूनेस इन ऑफ आइडिया, वो पोटेंशियली हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द कंपनी और ऑब्वियसली उसका रिस्क फैक्टर हाई होता है क्योंकि वो कंपनी के लिए भी क्रिटिकल है और नया आइडिया है। अगर वो क्लिक कर गया तो वारे न्यारे हैं और अगर वो फ्लॉप कर गया तो ऑब्वियसली बहुत बुरा इम्पैक्ट आना है। सो ये उसने दिया था कि क्रिटिकली टू बिजनेस और न्यूनेस ऑफ आइडिया को किस तरीके से लो में क्या है, ऑपरेशन एक्सेलेंस में हाई लो है, फिर लो हाई है और ये हाई है। सो इस तरीके से इसको लेके चले। सिस्को के सिस्टम को अगर हम इसी तरह ई बिजनेस वैल्यू मैट्रिक्स में देखें, केस एग्जांपल के तौर पर, तो देखें क्या होता है। सिस्कोज एक्सपेंस रिपोर्टिंग सिस्टम फिट्स इन इट्स न्यू फंडामेंटल्स कैटेगरी। जो सिस्को का एक्सपेंस रिपोर्टिंग सिस्टम था वो इस न्यू फंडामेंटल यानी पहले कैटेगरी में आ सकता था जो कि लो है। फिर इट्स एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड्स आर एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेशनल एक्सेलेंस प्रोजेक्ट। ये क्रिटिकलिटी में हाई था और जो उसमें न्यूनेस ऑफ आइडियाज़ में ये लो था। ये एग्जीक्यूटिव के लिए जो उसने डैशबोर्ड बनाया था। इसी तरह मल्टीकास्ट स्ट्रीमिंग वीडियो यूज फॉर कंपनी मीटिंग इज़ अ रैशनल एक्सपेरिमेंट। ये जाहिर बात है एक रैशनल एक्सपेरिमेंट था। ये क्रिटिकलिटी में इतना इम्पोर्टेंट नहीं था लेकिन न्यूनेस जो थी ये एक नई टेक्नोलॉजी लेके वो आए थे कि हम जहाँ पे भी मीटिंग्स हो रही हैं उसमें मल्टीकास्ट स्ट्रीमिंग करें। इट्स डेवलपमेंट ऑफ अ वर्चुअल सप्लाई चेन इज सीन एज अ ब्रेक थ्रू स्ट्रेटजी। लेकिन जो उसने वर्चुअल सप्लाई चेन का जो डेवलपमेंट की वो एक्चुअली ब्रेक थ्रू या हाई रिस्क वाली स्ट्रेटजी थी। सो ये सिस्को एग्जेक्टिव डैशबोर्ड है। वो जाहिर बात है कि इसमें वो आपको कहीं पे सेल्स भी बता रहा है, बहुत सारे लाइव रिपोर्टिंग भी करता है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम चाहें तो मीटिंग्स वगैरह भी देख सकते हैं और हमें फिगर्स भी मिल रहे हैं कि क्या चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं। सो रिपोर्ट्स हैं, अलर्ट्स है, सेटिंग्स हैं, सपोर्ट है, इसी तरह बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं जो एक डैशबोर्ड में होती हैं जहाँ पे सारी चीज़ें एक एग्जीक्यूटिव को नज़र आ रही होती हैं। जिस चीज़ पे चाहे वो क्लिक करके अपने मतलब की चीज़ों को देख सकता है जो वो उस वक्त देखना चाहता है। लिंकेज एनालिसिस प्लानिंग में जो है
Examine the links organization have with one another with the goal of creating a strategy for utilizing electronic channels. Methodology includes the following steps: define power relationship among the various players and stakeholders, identify who has the power, determine future threats and opportunities for the company. So ऑर्गेनाइजेशन के लिंक को देख रहा है और ये क्या चाह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की एक स्ट्रैटेजी बना दें जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल को यूटिलाइज कर रही हो, देख रही हो, जिसमें ज़ाहिर बात है कि पावर रिलेशनशिप को जो है वो उसको डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है कि भाई कौन से वेरियस स्टेक होल्डर्स में किसके पास क्या पावर है, और उसी की बेस पे फ्यूचर थ्रेट्स या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ जो है कंपनीज़ की उनको भी दिखा सके. मैप आउट your extended enterprise to include suppliers, buyer and strategic partners. The enterprise success depends on the relationship among everyone involved. Some 70% of the final cost of goods and services in their information content. So जो भी है उसमें मैप आउट करे कि एक्सटेंडेड एंटरप्राइज को, यानी सिर्फ एंटरप्राइज के अंदर नहीं, जिसमें सप्लायर्स, बायर और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी आ जाएं, क्योंकि ये जब जो एंटरप्राइजेस की सक्सेस है वो डिपेंड करती है इस रिलेशनशिप में, व्हाट रिलेशनशिप यू हैड विद योर सप्लायर्स, बायर्स एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर. So some 70% of the final cost of goods and services is in their information content. So वो उस information content में जो 70% जो है वो final cost of goods बन जाती है. Plan your electronic channels to deliver the information components of products and services. अपने electronic channels को ऐसा करें कि जो इंफॉर्मेशन उसमें कंपोनेंट हो आपकी प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज के बारे में. क्रिएट, डिस्ट्रीब्यूट एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एज पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस और एज एन एंसिलरी गुड. सो जो आप क्रिएट करें या डिस्ट्रीब्यूट करें या प्रेजेंट करें इंफॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट के बारे में, वो आपका एज अ सर्विस और पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट आए ताकि वो आपकी एक एडिशनल गुड बन जाए. सो द एक्सटेंडेड एंटरप्राइज मीन्स कि आपके रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, गवर्नमेंट, स्टॉक होल्डर्स, ट्रेडिशनल कंपेटिटर्स, न्यू कंपेटिटर्स, फाइनेंशियल कम्युनिटी, सप्लायर्स, ये सारे आ गए. फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक चैनल बन गया और आपके ऑपरेशंस, मिडिल मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट को ये सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है और ये लिंकेज आपको बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. इलेक्ट्रिक पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट को अगर हम केस एग्जांपल लेके चलें लिंकेज एनालिसिस प्लानिंग का, तो EPRI चैलेंज क्या था? कंप्रेस इंफॉर्मेशन फ्लोट, इंफॉर्मेशन जितनी ज़्यादा आप डाल रहे हैं उसको कंप्रेस करके भेजें. इलैप्स टाइम फ्रॉम अवेलेबिलिटी रिसर्च फाइंडिंग्स टू द यूज़ ऑफ दोज रिजल्ट इन इंडस्ट्री. सो आपने जो रिसर्च में फाइंडिंग की है और उसके यूज़ के दरमियान जो टाइम है उसको थोड़ा सा कम करें. आंसर EPRINET, उन्होंने EPRINET बनाया. A natural language front end for accessing online information. नेचुरल लैंग्वेज फ्रंट एंड था जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर रहा था. ये एक्सपर्ट सिस्टम बेस्ड प्रोडक्ट्स थी. यहाँ पे एक्सपर्ट सिस्टम के ज़रिए जो है प्रोडक्ट्स बनाई जा रही थी. ईमेल फैसिलिटीज़ एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे रहा था. सो ये थोड़ी सी एरियाज़ हैं जिनको हम थोड़ा आगे भी टच करेंगे कि ये बिजनेसेस में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका यूज़ कितना फ़ायदेमंद आ जाता है और उससे आप कितनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेसेस में. ये हमारे इस कोर्स का पार्ट होगा. ये थोड़ा सा आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे. सो EPRINET ने क्या किया कि उसने इनपुट कॉन्ट्रैक्टर्स, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट और टेक्नोलॉजी के लिए एक नेटवर्क बनाया और आउटपुट जो है ये यूटिलिटी इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी, रिसर्च लैब, गवर्नमेंट, रेगुलेशन, पॉलिसी, नॉलेज एज अ कैपिटल, ये आउटपुट बना दिया. सो ये इसमें यह था कि जो रिसर्च हो रही है वो सबको नज़र आ रही है और जो ऑर्गेनाइजेशन और लैब्स हैं और इसी तरह जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं. यूनिवर्सिटी और रिसर्च लैब्स वो प्रॉब्लम्स लेके उन पे अपनी रिसर्च करती हैं और अपनी फाइंडिंग्स देती हैं. उन फाइंडिंग्स को जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट या टेक्नोलॉजी है वो उस पर कुछ बिल्ड करते हैं और इस तरह से एक पूरा नेटवर्क तैयार हो जाता है. सिनेरियो प्लानिंग
सिनेरियो प्लानिंग आर स्टोरीज अबाउट द वे द वर्ल्ड माइट बी इन द फ्यूचर। ये आप एक तरह से स्टोरी बनाते हैं कि आगे दुनिया क्या देखेगी। द गोल ऑफ सिनेरियो प्लानिंग इज नॉट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, हार्ड टू डू, बट टू एक्सप्लोर द फोर्सेज दैट कुड कॉज डिफरेंट फ्यूचर्स टू टेक प्लेस। इसमें हम ये नहीं होता कि हम सिर्फ यही प्रेडिक्शन करते रहते हैं, नॉस्ट्राडामस की तरह प्रोफेसीज देते रहते हैं, बल्कि हम ये एक्सप्लोर करते हैं कि वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो कि फ्यूचर में डिफरेंशिएशन कर सकती हैं, डिफरेंट फ्यूचर बना सकती हैं, और उनके बारे में हम एक्सप्लोर करते रहें, उनको समझते रहें। Then decide on actions to take if those forces begin to materialize। और अगर वो forces materialize हो रही हैं, कुछ काम होने लग रहा है, तो फिर हमें अपने एक्शन डिसाइड करने ताकि हम वो उस पर फटाफट एक्शन ले सकें। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हैज़ ट्रेडिशनली एक्सट्रापोलेटेड from the past and has not factored in low probability events that could significantly alter trends। So जो अब हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी थी वो थोड़ा सा अब इतना मैटर नहीं कर रही। स्ट्रेट लाइन प्रोजेक्शंस हैव प्रोवाइडेड लिटिल हेल्प, और जो स्ट्रेट लाइन प्रोजेक्शन बता रहे थे कि यूं जाएंगे, उन्होंने कोई हेल्प नहीं दी। 4 स्टेप्स जो उसकी जगह सिनेरियो प्लानिंग में चाहिए वो क्या है? डिफाइन अ डिसीजन प्रॉब्लम एंड टाइम फ्रेम टू बाउंड द एनालिसिस। सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम को डिसाइड करेंगे कि इसको हम कर रहे हैं और उसकी सिनेरियो बना रहे हैं, और उसका टाइम फ्रेम बना ले कि ये हमने एनालिसिस कितने अरसे में करना है। आइडेंटिफाई द मेजर नोन ट्रेंड्स दैट विल अफेक्ट द डिसीजन प्रॉब्लम। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे उस प्रॉब्लम में कौन कौन से मेजर ट्रेंड्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं। आइडेंटिफाई जस्ट अ फ्यू ड्राइविंग अनसर्टेनिटीज़, और उसमें से कुछ अनसर्टेनिटीज़ आइडेंटिफाई कर दें जो कि ड्राइविंग फैक्टर है। लेट्स सपोज सिक्योरिटी कुड बी अ अनसर्टेनिटी के भाई फलाना जगह पे ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है, और फिर बेस्ड ऑन दिस कंस्ट्रक्ट द सिनेरियोज। अगर हम केस एग्जांपल सिनेरियोज ऑन द फ्यूचर ऑफ IS मैनेजमेंट देखें, व्हाट विल IS मैनेजमेंट लुक लाइक इन 10 years? 4 potential futures are presented. The firewall scenario could occur if companies use traditional forms of management and see their data as proprietary। अब अगर कंपनीज अपनी डाटा को proprietary देखें तो वो सारे firewall बिल्ड रखेंगी उसके इर्द गिर्द ताकि वो बाहर ना जाए। The WorkNet enterprise scenario could occur if companies outsource management of their data and share it extensively with specific partner। सो वर्कनेट एक इंटरप्राइज सिनेरियो बन सकता है कि अगर कंपनी ज़्यादातर आउटसोर्स करें अपनी डाटा को, और फिर वो अपने स्पेसिफिक पार्टनर्स के साथ उसको शेयर करते चलें। द बॉडी इलेक्ट्रिक सिनेरियो कुड अकर इफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स flowers such as people owning part of work cells in which they work and obtain all their IT from interconnected service provider। So एक बॉडी इलेक्ट्रिक यानी फ्लावर की तरह की फॉर्मेशन हो सकती है जिसमें जो भी उस फ्लावर का पेटल है वो अपनी काम को ओन कर रहा है और वो इंटरकनेक्टेड सर्विस प्रोवाइडर कर रहा है। द टेक्नोलॉजी जो है सिनेरियो कोड occur if there is an open information society where any kind of information is available for a price। The main job of IS could be facilitation of knowledge process across organization। So अगर knowledge अवेलेबल हो जाएगी IS के सिस्टम में और लोग कोई भी जो है ओपन सोसाइटी में इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते होंगे कुछ पैसे देके, तो वो टेक्नोलॉजी, नॉलेजी का मतलब ये नॉलेज वाइज नॉलेजी से लिया गया है। सो सिनेरियो प्लानिंग में अगर हम इसको देखें कि न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कोऑर्डिनेशन में द टेक्नोलॉजी सिनेरियो नोन टू गो फ्रॉम हेयर, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशनल डाटा, द फायरवॉल सिनेरियो लॉकिंग द बार्न डोर आफ्टर द हॉर्स गॉट लूज। तो जब हॉर्स लूज हो जाएगा तो आप उसका बढ़ा देंगे। ट्रेडिशनल इंटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है। द वर्कनेट एंटरप्राइज सिनेरियो होगी लुक मा नो हैंड्स होगा। द बॉडी इलेक्ट्रिक जो है उसका मतलब ये है कि बॉडी इलेक्ट्रॉनिक सिनेरियो में कि रोबो CIO होगा, एक रोबोट होगा जो आपका CIO होगा और वो आपको सारी कुछ बता देगा। Based on the success and failures of past information
system planning efforts, we see two necessary ingredients to a good strategic planning effort. IS plan must look towards the future. Future is not likely to be an extrapolation of the past. Successful planning needs to support peering into the future, most likely in a sense and respond fashion. IS planning must be intrinsic to business planning. IS plans typically use a combination of planning techniques presented. No single technique is best and no single one is the most widely used in business. Sense and respond is the new strategy making mode, creating an overall strategic envelope and conducting short experiments within that envelope, moving quickly to broaden an experiment that proves successful. Planning is peering into an unknown future. तो हमें नहीं पता यूनिवर्स कितनी है और कहाँ तक है. With this we come to an end of today's lecture. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.